नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बंगाल में कुछ ही दिन में मतदान होने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। पार्टी नेता आनंद शर्मा ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट से कांग्रेस के तालमेल को लेकर अधीर रंजन चौधरी पर सवाल उठा दिए हैं। उधर अधीर रंजन ने भी आनंद शर्मा समेत कई नेताओं को एक साथ नसीहत दे दी है। बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई। लेफ्ट आईएसएफ से गठजोड़ पर आनंद वर्सेस अधीर रंजन। मजबूत टीएमसी और दमदार बीजेपी से कैसे लड़ पाएगी कांग्रेस? बंगाल के सियासी समर में दुश्मन को पटखनी देने की लड़ाई तेज हो गई है, लेकिन कांग्रेस तो अपनी अंदरूनी कलह में उलझ गई है। आपसी विवाद के एक सिरे पर अधीर रंजन हैं, तो दूसरे सिरे पर आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद जैसे नेता। अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस नेताओं ने लेफ्ट और बंगाल की नई पार्टी अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ के साथ मंच साझा किया था। यही तस्वीरें आनंद शर्मा को कांटे की तरह चुभ गई। पार्टी के अहम रणनीतिकारों में माने जाने वाले आनंद शर्मा ने बंगाल के पार्टी नेतृत्व और उनकी रणनीति पर ही सवाल उठा दिए। चुनावी तालमेल लेफ्ट तक तो ठीक था, क्योंकि पार्टी बंगाल में बीते वर्षों में भी लेफ्ट से दोस्ती निभा चुकी है। असल गुस्सा तो फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ से तालमेल को लेकर था। आनंद शर्मा ने ट्वीट कर अधीर रंजन को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती। हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी और समर्थन पीड़ादायक और शर्मनाक है। उन्हें सफाई देनी चाहिए। आनंद शर्मा ने यह भी ट्वीट किया कि आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी के मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा होनी चाहिए थी। जिस रैली का जिक्र कर आनंद शर्मा ने अधीर रंजन पर सवाल उठाए, उसका जवाब भी फौरन मिला। What I am doing, everybody is being communicated to my higher command. Is the CWC aware of it, sir? My leadership has been aware. Committee aware of it? सुना आपने। अधीर रंजन के मुताबिक बंगाल के सियासी गठजोड़ की पूरी जानकारी कांग्रेस हाईकमान को है, लेकिन सफाई के बाद आनंद शर्मा पर अधीर ने बड़ा हमला किया। लड़ाई का अगला दौर ट्विटर पर शुरू हुआ। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सीपीएम के नेतृत्व वाला मोर्चा बंगाल में धर्मनिरपेक्ष गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें कांग्रेस एक अभिन्न अंग है। हम बीजेपी की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति और एक निरंकुश शासन को हराने के लिए दृढ़ हैं। लेफ्ट मोर्चे को सांप्रदायिक कहने के पीछे आपका मकसद बीजेपी के एजेंडा का ध्रुवीकरण है। सिर्फ आनंद शर्मा ही क्यों, गुलाम नबी आजाद भी अधीर के निशाने पर आ गए। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, वो 5 राज्यों में प्रचार करें, न कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बयान दे। वरिष्ठ कांग्रेसियों का एक गुट सिर्फ अपने फायदे के लिए मौका तलाशना बंद करे और प्रधानमंत्री की तारीफ कर वक्त जाया न करे। बंगाल में मतदान से ऐन पहले ऐसी कलह की उम्मीद कांग्रेस को नहीं रही होगी। पार्टी को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी के लिए कांग्रेस को घेरने का बड़ा मौका मिल गया है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। इस बार ममता से ताज छीनकर सत्ता तक पहुंचने का ख्वाब देखने वाली बीजेपी को कांग्रेस की घेरेबंदी का मौका मिल गया है। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। ठीक है आनंद शर्मा जी, आपने जो ट्वीट किया और जो प्रश्न खड़े किए, वो तो सारी देश की जनता के सामने प्रश्न है। क्योंकि जो कांग्रेस केरल में जाती है तो सीपीएम के खिलाफ बयानबाजी करती है, सीपीएम के खिलाफ चुनाव लड़ती है। वही नेता जो केरल में सीपीएम को गाली देकर आता है, वो बंगाल आता है तो सीपीएम के नेताओं के साथ गले में हाथ डालता है और सीपीएम की प्रशंसा करता है। तो क्या आइडियोलॉजी है? आज मेरा ख्याल है कि कांग्रेस के नेता भी कंफ्यूज हैं और कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है और समझ में नहीं आता कि कांग्रेस
क्या संदेश देना चाहती है, क्या उनकी आइडियोलॉजी है। एक राजनीतिक पार्टी का ये भी कर्तव्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, संगठनों को, संस्थानों को अपनी विचारधारा में तब्दील करें। भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश करती है कि अच्छी से अच्छी भली संस्थाएं जो हैं वो सांप्रदायिक हो जाएं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि तमाम ऐसी संस्थाएं जो भूली भटकी हैं या दूसरी गलत विचारधारा में हैं वो अपना मत बदलें। तो क्या परिस्थिति है ये बंगाल कांग्रेस को देखना चाहिए। आनंद शर्मा जी की भी बात को ध्यान में रखना चाहिए कि केवल चुनाव के लिए हम किसी से गठजोड़ या गठबंधन नहीं करें, लेकिन अगर उनमें बदलाव आ रहा है और सिंसियर बदलाव आ रहा है तो फिर स्वागत योग्य कदम है। और अब बात बीजेपी के धुआंधार कैंपेन की। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल दौरे पर हैं। वो मालदा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी की रणनीति के नजरिए से योगी की रैली बेहद अहम मानी जा रही है। वंदे 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 जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल में बीजेपी का हिंदू कार्ड। राम दुर्गा पर विवाद के बाद अब ध्रुवीकरण वाली नीति। हिंदू वोट का सहारा, बीजेपी को मिलेगा किनारा। ऐसे ही सवालों का जवाब देने बंगाल दौरे पर पहुंच रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हिंदुत्ववादी छवि, वोटरों को लुभाने की बिल्कुल अलग शैली। बीजेपी के स्टार कैंपेनर में से एक योगी की शुरुआत मालदा से होने जा रही है, जहां करीब 50% मुस्लिम आबादी है। मालदा के गाजोर इलाके में योगी आदित्यनाथ पहले एक रोड शो करेंगे, फिर विशाल चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी योगी के बंगाल दौरे का आगाज मालदा से ही तय था, लेकिन तब ममता सरकार ने उन्हें रैली की इजाजत नहीं दी थी। हम सब आपको आश्वस्त करते हैं, ये सरकार हमें रोक नहीं पाएगी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आप सभी कार्यकर्ताओं के बल पर, आपके दम पर हम सब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में सफल होंगे। और मैं बंगाल पुनः कार्यक्रमों में अवश्य आऊंगा और आपके साथ इस अराजक, संविधान विरोधी अराजक सरकार का डटकर मुकाबला करने के लिए सड़कों पर आपके साथ हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। बीजेपी को कामयाबी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य तमाम दिग्गज नेता ममता की घेरेबंदी के लिए रिंग में कूद चुके हैं। लेकिन सवाल है कि सीएम योगी के चुनावी अभियान का आगाज मालदा से ही क्यों? दरअसल मालदा बांग्लादेश से सटा इलाका है। यहाँ घुसपैठ और रिफ्यूजी समस्या जबरदस्त है। जिले में आधी आबादी मुस्लिमों की है और सबसे अहम यह है कि 2019 में बीजेपी ने मालदा उत्तर लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी वैष्णव नगर सीट से जीती थी। 2019 के उपचुनाव में हबीबपुर सीट भी बीजेपी के खाते में आ गई थी। बीजेपी को लगता है कि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से बीजेपी अपने मिशन बंगाल में कामयाब हो पाएगी। मालदा की 12 विधानसभा सीटों पर 26 और 29 अप्रैल को आखिरी दौर में मतदान होना है। फिर भी मालदा से योगी की चुनावी सभा का आगाज बीजेपी की आक्रामक रणनीति की एक तस्वीर पेश कर रहा है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में 85 साल की बुजुर्ग महिला पर हमले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और पार्टी सांसद अर्जुन सिंह पीड़ित महिला से मिलने पहुंचे और हालचाल जाना। परिवार के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात की। अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि बंगाल में कानून का राज बिल्कुल खत्म हो गया है और अब यहां जंगल राज है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम खराब है और इलेक्शन कमीशन को और सख्ती अपनाना होगा, तभी ये संभव है, अदरवाइज संभव नहीं। पश्चिम बंगाल में पहले कांग्रेस ने 20 साल शासन किया, फिर लेफ्ट ने बंगाल की सत्ता 35 साल अपने हाथ रखी। अब ममता बनर्जी 10 साल से सत्ता में है। मतलब ये कि पश्चिम बंगाल में सत्ता हर 5 साल पर आसानी से नहीं बदल जाती।
पश्चिम बंगाल में सत्ता तभी हाथ से जाती है जब जनता पूरी तरह बदलाव का मन बना ले। तो क्या इस बार बंगाल में बदलाव महिलाओं के वोटों से आएगा? पहले पोस्टर तृणमूल कांग्रेस लाई बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, फिर पोस्टर लाती है बीजेपी ये लिखते हुए कि बंगाल को बेटी चाहिए बुआ नहीं, और फिर इसके बाद कोलकाता की सड़कों पर एक बुजुर्ग मां का जख्मी चेहरा आता है पोस्टर पर चिपका हुआ। इसमें क्या लिखा है, पहले संवाददाता पौलमी साहा आपको बताती है। इन्हीं की बांग्लार में नॉय, यानी क्या ये बंगाल की बेटी नहीं है? भाजपा ने पूरे शहर में, कलकत्ता शहर में ये सारे पोस्टर्स बिखेर दिए हैं शोभा मजुमदार की तस्वीरों के साथ। शोभा मजुमदार एक 85 साल की बूढ़ी महिला है जिनके बेटे भाजपा के कार्यकर्ता है गोपाल मजुमदार। अब दोनों का इल्जाम है कि शनिवार की रात को तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनके घर में घुसकर उनसे बदसलूकी की, उनसे मारपीट भी की, एक बूढ़ी महिला को मारा। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो क्या पश्चिम बंगाल में सत्ता दिलाने वाली महिला वोटर की ताकत को ध्यान में रखते हुए ही ये पोस्टर वार आगे बढ़ रही है? इस वजह को आप सरल शब्दों में आंकड़ों के साथ जाने उससे पहले देखिए, यह है उत्तरी दमदम में 85 साल की बुजुर्ग शोभा मजुमदार, जिनके घर पर बीजेपी के तमाम नेता पहुंचते हैं। आरोप है शोभा मजुमदार के बीजेपी कार्यकर्ता बेटे गोपाल पर कुछ लोगों ने हमला किया, जिसमें मां शोभा को भी नहीं छोड़ा गया। गोपाल ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस पिटाई का आरोप लगाया। কারা এসেছিল মাসিমা? ওই তৃণমূলের লোকেরা। কি এসে কি বলেছে? ওরা আমাকে মেরেছে, আমি কথা বলতে পারি না। আমাকে মেরেছে, আমার ছেলেকে মেরেছে। আমি তখন চিৎকার দিয়েছি আমার ছেলের গায়ে হাত দেবে না, তাও ওরা মেরেছে। अब दो तरह का मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रहा। एक तरफ बीजेपी थाने पर प्रदर्शन करती है, पोस्टर लगाती है, और दूसरी तरफ टीएमसी दावा करती है कि घरेलू झगड़े में बुजुर्ग शोभा को चोट लगी। हम ये मान सकते हैं कि ठीक है, फिर भी कार्यकर्ता के ऊपर हमला किए हो, लेकिन उसका माताजी को मारते हो। 80 साल की एक माताजी बूढ़ी एकदम, उसको कैसे बुरी तरह मारे हैं? ये कहाँ का संस्कृति है? संस्कृति करके ममता बनर्जी चिल्लाती है। क्या दल अब चला रही है? क्रिमिनल्स और रेपिस्ट और मर्डरर का दल है एक। खामाखा बीजेपी वालों को दिमागी खराब हो गया है। ये माँ बेटा भाइयों के झगड़ा है, ये अंदरूनी मामला है, घर के मामला है। इसमें पार्टी को घसीटना ये शोभा नहीं देता है। जो बीजेपी कर रहा है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। जैसे बिना हवा चले पत्ता नहीं हिलता, ठीक उसी तरह राजनीति में नफा नुकसान देखे बिना मुद्दे नहीं छुए जाते। महिलाओं का मुद्दा पश्चिम बंगाल की सियासत में प्रमुखता से उठाए जाने के पीछे महिला वोटर की ताकत है। पश्चिम बंगाल में महिला वोटर 49% है। दावा है 7 करोड़ 20 लाख वोटर में से 3 करोड़ 50 लाख महिलाएं हैं। महिला मतदाता ही अब तक ममता बनर्जी के लिए सत्ता की ताकत कैसे बनती रही, इसका भी हिसाब जानिए। पश्चिम बंगाल में पिछले 2 चुनाव से महिलाओं का मतदान कुल मतदान के मुकाबले ज्यादा होता है। 2011 में 84% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया तो ममता बनर्जी 184 सीटें जीत कर आई थी, और 2016 में भी 82% कुल मतदान के मुकाबले 83% महिलाओं ने आगे आकर वोट डाला, और इस चुनाव में ममता की सीट का आंकड़ा 200 के पार था। महिलाओं का वोट इसीलिए 2021 में भी सत्ता का फैसला करने वाला माना जा रहा है, जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच अब बेटी के सम्मान में सियासत मैदान में हो रही है। ये हमारा जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बंगाल में भर घर का जो महिला लोग है, बहन है, माँ दुर्गा है, सब लोग प्रेजेंट कर रहा है। जो बंगाल में सिर्फ हम दीदी नहीं है, बंगाल में बंगाल का सब दुर्गा, घर घर में जो बंगाल का महिला लोग है, सब लोग दीदी के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी का जो पोस्टर है, इससे गंदा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पोस्टर में लिखा है वो पीसी को नहीं चाहते हैं, बंगाल की लड़की को चाहते हैं। तो पीसी कैसे होती है अगर वो बंगाल की माँ नहीं होती है? तो ये बंगाल को जो माँ है, बंगाल की जो जनाना है, हमारी अम्मा है, माँ है, सबको अपमान किया। क्योंकि ममता बनर्जी पीसी है तो सही, लेकिन किसी का तो बेटी है। बेटियों का मुद्दा सिर्फ सत्ता की लड़ाई का हथियार न रह जाए, दस्तक इसीलिए जरूरी है क्योंकि राजनीतिक हत्याओं के मामले में देश में नंबर 1 पश्चिम बंगाल, महिलाओं से अपराध के मामले में
भारत में तीसरे नंबर पर है। पौलमी साहा और प्रेमा राजाराम के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।